हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्रुति। हम लोग RCC 1 सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसकी यूनिट 2 चल रही है हमारी, जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ठीक है, तो अब इस यूनिट में हमको क्या करना है, हम लोग अभी डबली रेनफोर्स सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, टी सेक्शन सिंगली सपोर्टेड सिंगली रेनफोर्स बीम हमने देखी थी यूनिट 1 में। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो डबली रेनफोर्स की हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और इसके लिए फ्रेंड्स IAS 456 2000 बहुत कंपलसरी है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एग्ज़ाम में भी इसे लेके जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन। अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पान 5 मीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसका स्पान कितना दिया है, 5 मीटर। इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर। उसमें लोड दिया है, यानी लाइव लोड दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसके बाद क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ बीम दिया है 20/450, यानी विड्थ दी है 200 और डेप्थ दी है 450 mm। वाइल टेंसाइल रेनफोर्समेंट यूजिंग वर्टिकल स्टीरअप्स। टेंसाइल रेनफोर्समेंट हमको यूज़ करना है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट ऑफ, ये एक लाइन में भूल गई हूँ, सॉरी। टेंसाइल रेनफोर्समेंट हमें दिया है क्वेश्चन में ऑफ 3/16 mm डाया बार्स। ठीक है, और हमको डिज़ाइन करना है शियर रेनफोर्समेंट के लिए। डिज़ाइन करना है शियर रेनफोर्समेंट के लिए यूजिंग वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, वर्टिकल स्टीरअप्स। तो अब देखिए RGPV के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग ये। ठीक है, मतलब RGPV यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है जिसका स्पान है 5 मीटर सेंटर टू सेंटर। उस पर लाइव लोड दिया है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का, और क्रॉस सेक्शन दिया है 200/450 mm। और टेंशन में हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है 316 mm की। ठीक है, और M20 और FE 415 सेम है जैसा हम सिंगली रेनफोर्समेंट के में सॉल्व करते हैं, सेम एज इट इज़ है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक स्टेप क्या होती है, स्टेप नंबर 1 गिवन डाटा लिखते हैं हम। ठीक है, तो गिवन हमको क्या क्या दिया है लिख लेंगे। स्पान दिया है सबसे पहले, तो स्पान लेंथ, ठीक है, कितना दिया है 5 मीटर। उसके बाद लाइव लोड दिया है कितना, 40 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद आपको विड्थ दी है, विड्थ ऑफ बीम यानी कि B से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, कितनी दी है 200 mm। और कैपिटल D कितनी दी है। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल D है या स्मॉल d है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि इफेक्टिव स्पान है, सॉरी इफेक्टिव डायमेंशन है, मतलब इफेक्टिव, जैसे यहाँ पर लिखा है डायमेंशन ऑफ बीम इज 200/450, कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा होगा क्रॉस सेक्शन डायमेंशन ऑफ बीम, इफेक्टिव डायमेंशन ऑफ बीम इज 200/450। अगर इफेक्टिव आ जाता है तो हमें कौन सा लेना है, स्मॉल d। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, ओवरऑल d। कितनी है उसकी वैल्यू, 450 mm। ठीक है, और क्या दिया है क्वेश्चन में, FCK और FY, मतलब M20 तो FCK और FE 415 यानी FY। तो यहाँ से सबसे पहले हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी, कैपिटल D माइनस D डैश। तो कैपिटल D हमको कितना दिया है 450, और ये हम ले लेंगे 50 mm का कवर। तो यहाँ पे लिख देते 50, D = 50 mm कवर। ठीक है, कवर लिया है हमने 50 mm का, तो हमको इफेक्टिव D कितना मिल जाएगा, 400 mm। ठीक है, फिर इसके बाद हमें और एक और चीज़ क्या दी है, FCK। तो FCK की वैल्यू कितनी है, M20 है, तो
20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और एफ ई 415 यानी एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जब भी हमको लाइव लोड दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, टोटल लोड निकालते हैं और फिर डिज़ाइन लोड निकालते हैं। लेकिन इसमें हमको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, फिनिशिंग लोड और डेड लोड या फिर सेल्फ वेट भी बोलते हैं हम उसको। तो हमारी स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगी, लोड कैलकुलेशंस। लोड कैलकुलेशंस, तो सबसे पहले हमको लाइव लोड दिया है, उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 40 किलो न्यूटन पर मीटर को। फिर उसके बाद हम फिनिशिंग लोड ऐड करेंगे इसमें। तो फिनिशिंग लोड हम अज्यूम करते हैं कितना, 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसके बाद थर्ड हम लेंगे सेल्फ वेट या फिर डेड लोड भी बोल सकते हैं इसको, सेल्फ वेट या फिर डेड लोड। तो वो कितना है हमारे पास, गामा इंटू बी इंटू डी इंटू एल। तो वो कितना, अब गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। तो यूनिट वेट ऑफ मटेरियल हम कितना लेते हैं, तो वो हम लेते हैं 25, क्योंकि ये आरसीसी है ना। तो यूनिट वेट क्या होता है आरसीसी का, 25। फिर बी कितना दिया है हमें, 200 दिया है यानी कि 0.2, और डी कितना है, डी 450 यानी 0.45 इंटू एल हमको 1 लेना है हमेशा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 25 इंटू 0.2 इंटू 0.45, तो ये हमें मिल गया 2.25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से हमें टोटल लोड मिल जाएगा कितना, टोटल लोड तीनों को प्लस कर देंगे, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 0.6 प्लस 2.25, तो ये हमें मिल गया 42.85 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, टोटल लोड मिल गया। इसके बाद डिज़ाइन लोड, तो डिज़ाइन लोड कैसे निकलता है, डिज़ाइन लोड हम हर क्वेश्चन में करते हैं, क्या करते हैं हम टोटल लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल लोड हमारे पास कितना है 42.2585 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको कितनी लेनी है 1.5 अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा 64.275 है, 64.28 हम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। और ये डिज़ाइन लोड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू यू से। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेप हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, लोड कैलकुलेशंस। अब इसके बाद तीसरी स्टेप है, हमको मोमेंट निकालना है, शियर फोर्स निकालना है और लिमिटिंग मोमेंट निकालना है। ठीक है, अब स्टेप 3 है मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, मोमेंट एंड शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट कैसे निकालते हैं हम, बीम का मोमेंट WL²/8 है ना, लेकिन अब यहाँ पे W कौन सा लेना है, WU जो हमने डिज़ाइन लोड निकाला। तो कितना निकाला हमने, देखिए 64.28, तो यहाँ पर लिख देंगे 64.28 इंटू L, यानी कि L कितना दिया है हमें, स्पान 5 का स्क्वायर अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 64.28 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 200.88, 875 है ना, तो हम इसको क्या ले लेंगे 88 किलो न्यूटन मीटर, यही यूनिट आएगी इसकी। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया MU। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, VU, डिज़ाइन शियर या फिर हम बोल सकते हैं शियर फोर्स। तो डिज़ाइन शियर VU क्या होता है, शियर फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, WL/2 से, तो ये W इंटू L/2, तो W हमको कितना दिया है 64.28 और L कितना दिया है 5/2, तो ये कैलकुलेट करने पर हमको मिल जाएगा 160.7। अब इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्या, VU। अब इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या है हमारे पास, हम निकालेंगे लिमिटिंग मोमेंट।
तो लिमिटिंग मोमेंट क्या आ जाएगा? अब लिमिटिंग मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला है कहाँ पर है? पेज नंबर 96 पे, काय में? IAS कोड में, ठीक है। IAS 456 2000 जितने भी क्वेश्चन हमने करे यूनिट 1 से यूनिट 2 तक अभी तक के, उसमें हमने IAS कोड का यूज़ किया है, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया कि कौन से पेज पे कौन सा फॉर्मूला है। आई होप आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा जल्दी से, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ से हमको MU लिमिटिंग मिल जाएगा 0.138 FCKBD²। अब देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो पेज नंबर 96 पर जो C वाला पॉइंट है, देख लेते हैं फिर से एक बार। हर लेक्चर में मैं बताती हूँ सेम चीज़, अभी फिर से देख लेते हैं। पेज नंबर 96 पर ये जो C वाला पॉइंट है, दिख रहा है सभी को? तो यही फॉर्मूला है वो जो मैंने लिखा है, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई जब हम इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। लेकिन ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हमको? फॉर FE 415। मतलब जब आपको ग्रेड ऑफ स्टील FE 415 दिया हो, सिर्फ तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज FE 250 के लिए यहाँ पर 148 आ जाता है, और 500 के लिए यहाँ पर 135 या 133 आता है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्यों किया? क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला हम लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, और इसमें कैसे फटाक से वैल्यू पुट करी और 2 स्टेप में हमारा आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। B कितना दिया है क्वेश्चन में? 200, और D कितना दिया है? 400 का स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0.138 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 400 का स्क्वायर। तो यह हमें मिल गया 8832। बहुत बड़ा है तो इसको हम ENG प्रेस करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 88.32 इंटू 10⁻⁶। तो ये हमें मिलेगा न्यूटन MM में, और इसको हम किलो न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना? इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हुआ ये? क्योंकि न्यूटन 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते और 1 मीटर में 1000 mm होते। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है तो 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 10⁻6 और नीचे का 10⁻6 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब एक MU लिमिटिंग हमें मिला है और एक MU मिला है। अब हमको देखना है दोनों में से कौन सा बड़ा है। अगर MU लिमिटिंग बड़ा है मतलब सिंगली रेनफोर्स बीम है, और अगर MU बड़ा है यानी कि डबली रेनफोर्स बीम है, तो देखिए हमारे पास MU की वैल्यू क्या आई थी? 200.88, और MU लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आई? 88.32। दिस मीन्स हमारे पास MU इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग। मतलब हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे? डबली रेनफोर्स सेक्शन इज टू बी डिज़ाइन, हेंस डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन इज टू बी डिज़ाइंड, ठीक है। अब डबली रेनफोर्स सेक्शन अगर हमको डिज़ाइन करना होता है तो हमें एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन निकालना होता है और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन निकालना होता है। तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन तो हम निकाल चुके हैं पहले ही। देखिए कहाँ निकाला है हमने? नहीं निकाला है क्या? तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है 316 mm 5 बार्स इन टेंशन जोन, ऐसा दिया है हमको क्वेश्चन में, है ना। तो यहीं पे ही हम AST निकालेंगे अपना, AST1। ये AST1 क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो ये क्या मिल जाएगा? 3 इंटू पाई इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू पाई इंटू 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 603.185 है। तो इसको हम 19 ले सकते डायरेक्टली। तो ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, AST1 हमको मिल गया 603.19 mm², ठीक है। क्वेश्चन में ही हमको दे दिया है उसने कि कितने बार्स यूज़ करने। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो ये लाइन में भूल गई थी, तो उसने दिया है वाइल टेंसाइल रेनफोर्समेंट ऑफ 316 mm डायामीटर्स आर यूज्ड। मतलब 3 बार्स प्रोवाइड करने हमको, और उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 16 mm का, ठीक है। तो उससे हम AST निकाल लेंगे। तो ये जो AST निकाला है हमने, ये एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन है। तो हमारी एक स्टेप तो बच गई, ठीक है। अब दूसरा हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन।
तो चलिए निकाल लेते हैं कंप्रेशन जोन के लिए। स्टेप नंबर 5 हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको रिफ़र करना है IS कोड 456/2000 पेज नंबर 96 G12 वाला क्लॉज। तो अब देखिए इस क्लॉज में यहाँ पर देखिए छोटा सा हमको दिया है AST2 इज इक्वल्स टू ASC FSC अपॉन 0.87 FY, और इसमें ASC FSC हमको कहाँ से निकालना है? तो ये वाले फॉर्मूले से। अब ये वाले फॉर्मूले में भी ASC FSC है, तो हम पहले इस फॉर्मूले की मदद से FSC निकालेंगे, फिर इसमें रख के ASC निकालेंगे, फिर पूरी वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? AST2 इज इक्वल्स टू ASC FSC अपॉन 0.87 FY। ठीक है, यही है फॉर्मूला AST FSC अपॉन 0.87 FY। तो आप देखिए ASC हमको निकालना है और FSC निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? FSC। तो FSC के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्ट्रेन एप्सिलॉन SC। एप्सिलॉन SC के लिए फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 96 पे। ये देखिए ये फॉर्मूला है 0.0035 XUmax माइनस D डैश अपॉन XUmax। तो अब इस फॉर्मूले में भी हमारे पास XUmax नहीं है, तो XUmax निकालना पड़ेगा। तो XUmax हम कहाँ से निकालेंगे? पहले तो मैं ये फॉर्मूला लिख लेती हूँ, माइनस D डैश अपॉन XUmax। तो ये पहले XUmax निकाल लेते हैं हम लोग। XUmax इज इक्वल्स टू 0.48 D। अब ये भी कहाँ से आया? तो ये आया पेज नंबर 70 से IS 456/2000 में। ठीक है, IS 456/2000 0.48 D। तो 0.48 और D हमारे पास कितना है? 400 mm। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 0.48 इंटू 400 192 mm। ठीक है, 192 mm हमको मिल गया XUmax। अब वापस स्ट्रेन के फॉर्मूले में रख देते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 0.0035 XUmax माइनस D डैश होल अपॉन में XUmax। तो ये हो जाएगा 0.0035 इंटू ब्रैकेट में 192 माइनस 50 लिया है हमने कवर, है ना, अपॉन में 192। तो 192 माइनस 50 इंटू 0.0035, तो ये मिल गया डिवाइड बाय 192। तो ये हमको क्या मिल गया? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो मतलब हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 0.0025 और ये 925 और ये 88 है, तो मैंने इसको 9 ले लिया। ठीक है, अब ESC की ये वैल्यू मिल गई है, तो अब इससे हम FSC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमको रिफ़र करना है SP16 टेबल A। ठीक है, SP16 भी एक IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रोवाइड किया है, और उसका टेबल A हमको देखना है। तो उसका टेबल है A जो है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए ये ESC की वैल्यू दी है स्ट्रेन की, और इसके लिए आपको स्ट्रेस यानी FSC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया? 0.00259। तो देखिए यहाँ पर कहीं है क्या 0.00259? नहीं है, मतलब 241 और 276 के बीच में है 259, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? इंटरपोलेशन की मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर हम छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं, इससे छोटी। तो इससे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.00241। तो यहाँ पर लिख देंगे 00241। और इससे बड़ी कौन सी है हमारे पास?
0.00276 और हमको निकालना किसके लिए है, 0.00259 के लिए। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू है स्ट्रेस की वो हम यहाँ पर लिख देंगे। कितनी वैल्यू है 241 के लिए, 342.8 यहाँ पर लिख देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। इसके लिए कितनी है 351.8 और इसके लिए है 3। ठीक है, इसके लिए वैल्यू कितनी है 342.8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 342.8। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे ड्रॉ कर देंगे, है ना। और फिर यहाँ से अगर हम एक लाइन निकाल ले तो क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, बड़ा सा ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो अब ये ट्रायंगल जो बन रहा है, तो अब हम इसके लिए वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ तक भी वैल्यू क्या है 342 है, 342.8। तो ये परपेंडिकुलर हमको मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया अगर तो करके देखते हैं 351.8 माइनस 342.8, तो हमें कितना मिल गया 9, है ना। ये 9 मिल गया और ये बेस कितना मिल जाएगा हमको, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 0.00276 माइनस 0.00241, तो ये हमें कितना मिल गया 1 2 3 4, ये मिल गया हमको। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 9 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 10 की पावर -4। तो ये हमें मिल गया इतना, कितना मिला हमें tan थीटा 25714.28। अब इससे हमको क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर हम अगर निकाल ले और उसमें ये प्लस कर दे तो हमको ये पॉइंट पे वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये बेस निकाल लेते हैं पहले हम, 0.00259 माइनस 0.00241, 1.8 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये tan थीटा हमको मिल गया है, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा इनटू 2571.4, तो ये हमें मिल गया 0.46। तो 0.46 ये हमको यहाँ पर मिल गया 0.46 और इतनी वैल्यू कितनी है 342.8, तो हमें कितना मिल जाएगा 34। एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0.00035, तो ये मिल गया इंटू 1.8 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हमें मिल गया 4.628 प्लस 342.8, तो ये हमें मिल जाएगा 347.43। ठीक है, मतलब FSC हमको कितना मिल गया, FSC इज इक्वल्स टू 347.43 न्यूटन पर mm²। ठीक है, FSC की वैल्यू हमको ये मिल गई। क्या किया हमने FSC की वैल्यू के लिए, एक बार फिर से देखिए, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी टेबल में, लेकिन ये जो वैल्यू आई हमारी इन दोनों के बीच में थी, तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिखा और उससे बड़ी वाली को यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसके लिए जो स्ट्रेस था उसको यहाँ पर लिखा और इसके लिए जो स्ट्रेस था उसको यहाँ पर लिखा। फिर हमको इस पॉइंट के लिए यहाँ पर स्ट्रेस चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर लिया तो ये हमको इतनी डिस्टेंस मिल गई, यानी कि बेस हो गया, और इसमें से इसको माइनस कर लिया तो ये डिस्टेंस मिल गई, यानी परपेंडिकुलर मिल गया। हमने देखा कि ये एंगल थीटा है, तो थीटा के लिए
परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 9 अपॉन में ये वैल्यू, तो हमको ये टेन थीटा मिल गया। अब टेन थीटा को हमने थीटा इसलिए ले लिया क्योंकि जो एंगल है बहुत छोटा सा एंगल है, ठीक है। फिर हमने स्मॉल ट्रायंगल दिया, तो स्मॉल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, लेकिन ये बेस पता है और ये एंगल पता है, तो इसके तीनों के इससे हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया। फिर इस परपेंडिकुलर में हमने ये वैल्यू ऐड कर दी, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई 347.43, ठीक है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, या और अगर आपको ये लेंदी लगती है तो आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रोसेस से भी एफएससी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एफएससी मिल गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एएससी। तो एएससी ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, MU माइनस MU लिमिटिंग इज इक्वल टू FSC ASC D माइनस D डैश, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सिर्फ FSC ASC नहीं है, तो हम यहाँ से ASC निकाल लेंगे। तो MU हमने कितना निकाला, इसमें रख देते हैं। MU की वैल्यू हमने निकाली है, ये देखिए यहाँ पर 200.88 किलो न्यूटन मीटर में है, तो हम इसको 200.88 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm में लिखेंगे, माइनस MU लिमिटिंग हमने कितना निकाला है 88.32, तो ये भी यहाँ पर रख देंगे 88.32 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, FSC अभी ऊपर हमने निकाला 347.43 इंटू ASC हमें नहीं पता, और D यानी 400 माइनस कवर हमने लिया है 50, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं। ASC हमको चाहिए, तो इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 200.88 इंटू 10 की पावर 6 माइनस ब्रैकेट 88.33 इंटू 10 की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज, तो ये मिल गया हमको। अब ये पूरा डिवाइड में चले जाएगा, तो डिवाइड बाय 347.43 इंटू ये कितना हो जाएगा 350 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमें मिल गया 925.57। ASC हमें कितना मिल गया 925.57 mm स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया हमको ASC। अब लास्ट क्या बचा, सारी चीज़ें हमने निकाल ली। देखिए इस फॉर्मूले के लिए हमने ASC निकाल लिया, FSC निकाल लिया, तो अब AST भी मिल जाएगा हमको, तो फॉर्मूले में रख देते हैं। सो AST2 इज इक्वल्स टू ASC FSC अपॉन 0.87 FY, ठीक है। तो ASC 925.57 इंटू FSC 347.43 अपॉन 0.87 इंटू 415, तो ये हमको कितना मिल गया, इंटू 347.43 डिवाइड बाय 0.87 इंटू 415, तो ये हमें मिल गया 890.656 है, तो हम इसको 66 लिख सकते हैं, 890.66 mm स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया AST2, ठीक है। अब AST2 तो मिल गया, अब इसके लिए नंबर ऑफ बार्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स क्या होते, एरिया, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन बार। तो एरिया ऑफ वन बार मतलब हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं 16 mm या 20 mm का बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 16 mm का बार। लेट 16 mm फाई यानी डाया, ठीक है, बार आर यूज्ड इन कंप्रेशन जोन, ठीक है। अपने मन से हम ले सकते हैं
कोई 18 mm का लेता है, कोई 16 का, कोई 12 का, 14 mm का बार नहीं होता है। ठीक है, हमें क्या लेना है, 12, 16, 18 या 20। तो हम 16 का ले लेते, चलो 18 का ले लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 18 का भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 18 का लेके देखते हैं। तो अगर 18 mm का बार लिया तो नंबर ऑफ बार्स क्या हो जाएंगे, AST अपॉन एरिया ऑफ 1 बार। तो AST हमारे पास कितना है, अभी कैलकुलेट किया हमने, 890.66 अपॉन एरिया ऑफ 1 बार यानी पाई इंटू 18 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 890.66 इंटू 4 डिवाइड बाय ब्रैकेट पाई इंटू 18 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये मिल जाएगा 3.5। तो 3.5 अगर है तो हमको राउंड फिगर में करना होता है। ठीक है, तो हम नियरली इक्वल टू ले लेंगे 4 बार्स। तो ये हमको नंबर ऑफ बार्स मिल गए कंप्रेशन जोन में, है ना। अब लास्ट स्टेप है हमारी शियर के लिए डिज़ाइन करना है। ठीक है, स्टेप कौन सी है हमारी, 6th स्टेप नंबर 6, डिज़ाइन फॉर शियर। तो शियर के लिए कैसे डिज़ाइन करते हैं सभी को पता है, हमको कहाँ पर रेफ़र करना है, पेज नंबर 72, कहाँ पर, IS 456/2000। तो पेज नंबर 72 पर क्या दिया है आपको, नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला दिया है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला दिया है। तो वो क्या होता है, टाउ वी इज इक्वल्स टू VU अपॉन BD। तो ये जो VU है ये क्या है, शियर फोर्स है या फिर डिज़ाइन शियर भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमने निकाल चुके हैं पहले, कितना निकाला है देखिए, 160.7 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 160.7 अपॉन में B कितना है हमारे पास 200 और D कितना है 400। अब ये दोनों mm में है तो इसको भी हम न्यूटन में लिखेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, 160.7 इंटू 1000 डिवाइड बाय 200 इंटू 400। तो ये हमें मिल जाएगा 2.00। 2.008 है तो हम इसको लिख सकते 2.01, और स्ट्रेस है क्योंकि तो हम यूनिट क्या लगाएंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मिल गया हमको टाउ V। अब नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, टाउ C यानी शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टाउ C निकालने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ स्टील, जो कि क्या हो जाएगा 100 इंटू AST अपॉन BD। ये भी कहाँ पर दिया है, पेज नंबर 73 पर दिया है, टेबल नंबर 19 IS कोड में। ठीक है, तो 100 इंटू AST। अब AST कौन सा रखना है यहाँ पर, टोटल वाला। तो AST 1 प्लस AST 2 रखेंगे। तो AST 1 हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था, देखिए हमने AST 1 निकाल लिया था स्टार्टिंग में, जो कि कितना था 603.19 603.19 प्लस AST 2 हमने अभी निकाला था 890.66, देखिए ऊपर ही लिखा है AST 2। ठीक है, अपॉन में BD यानी 200 इंटू 400। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 603.19 प्लस 890.66 इंटू 100 डिवाइड बाय 200 इंटू 400। ठीक है, ब्रैकेट में ले लेंगे तो एक साथ सॉल्व हो जाएगा। तो हमें कितना मिल गया, 1.867 है, तो 1.87 हम लिख सकते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील मिल गया। अब इस परसेंट के लिए हमको क्या निकालना है, टाउ C की वैल्यू। तो टेबल नंबर 19 में देखते हैं 1.87 के लिए दी है क्या वैल्यू। ठीक है, पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19। अब देखिए इस टेबल में 1.87 के लिए वैल्यू नहीं है हमारे पास, 1.75 के लिए है और 2 के लिए, और 1.87 इन दोनों के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे M20 के लिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारे पास क्या है, M20, तो उसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे 1.75 और यहाँ पर लिखेंगे 2.0 और बीच में क्या लिखेंगे 1.87। 1.75 में M20 के लिए वैल्यू हमारे पास है 0.75 और 2 के लिए है हमारे पास वैल्यू 0.79। ठीक है, इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे और इसको इससे कनेक्ट कर लेंगे। तो अब देखिए जितनी यहाँ पर वैल्यू है उतनी ही यहाँ पर भी होगी, यानी 0.75। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.04 हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो 0.04 हो गई। हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए, ये एंगल हम अज्यूम कर लेते थीटा है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 1.75, तो ये मिल जाएगा 0.25। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 0.04 अपॉन 0.25, तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा 0.04 डिवाइड बाय 0.25, तो ये हमें मिल गया 0.16। अब tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हम लेंगे क्योंकि ये जो एंगल है बहुत ही छोटा है और इन दोनों का डिफरेंस, अब देखिए अगर हम ये छोटे ट्राइंगल की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये एंगल। तो एंगल हमारे पास है, बेस हमको यहाँ से मिल जाएगा 1.87 माइनस 1.75, तो हमको बेस मिल गया 0.12। बेस मिल गया तो परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं 0.12 इंटू 0.16 से, तो ये मिल गया परपेंडिकुलर हमको, परपेंडिकुलर कितना मिल गया 0.0192। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे 0.75, तो हमको यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल गई टाउ सी की 0.769। 0.769 ये देखिए 0.769, तो टाउ सी हमको यहाँ से मिल गया टाउ सी इज इक्वल्स टू 0.769 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया टाउ सी। अब टाउ सी मैक्स कैसे निकालते हैं, टाउ सी मैक्स तो वो हो जाता है डायरेक्ट हम वैल्यू लेते हैं 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब ये डायरेक्ट वैल्यू हमने कैसे ले ली, तो देखिए टेबल 20 में ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है और उसके लिए टाउ सी मैक्स यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको दिया है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है M20 के लिए 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, टेबल नंबर 20 से लिया है हमने, पेज नंबर 73। क्लियर। तो अब देखिए टाउ वी हमको मिल गया 2.01, इसको भी बॉक्स में कर देती हूँ मैं। फिर टाउ सी हमको मिल गया 0.769 और टाउ सी मैक्स है 2.8। मतलब इसका क्या हुआ कि टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको शियर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, हेंस शियर रेनफोर्समेंट इज टू बी डिजाइंड। तो अब जब इस प्रकार की कंडीशन आती है व्हेन टाउ सी इज ग्रेटर देन टाउ वी, तो क्लॉज कौन सा देखना है हमको, ये देखिए मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट वाला क्लॉज। व्हेन टाउ वी एक्सीड्स टाउ सी गिवन इन टेबल 19 शियर रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो वर्टिकल स्टीरअप्स या फिर बेंट अप बार्स। तो हमें क्वेश्चन में उसने क्या बोला है वर्टिकल स्टीरअप्स, तो हम वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमें कौन सा क्लॉज देखना है यहाँ पर, क्लॉज 40.4 पेज नंबर 72 IS 456/2000। ठीक है, तो अब इस क्लॉज के अकॉर्डिंग हमको डिज़ाइन करना है। तो स्टेप नंबर 7, डिज़ाइन फॉर डिज़ाइन ऑफ मिनिमम
shear reinforcement। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या रेफ़र करना है, रेफ़र पेज नंबर 73। अब देखिए 73 पेज नंबर में यहाँ पर VUS निकालना है। शेयर reinforcement shall be provided to carry a shear equal to this the strength of shear reinforcement, यानी कि VUS सबसे पहले हमको निकालना है। कैसे निकालना है, तो वो निकालना है VU माइनस टाउ सी इंटू BD। तो VU हमारे पास कितना है, हमने निकाला था अभी, ये देखिए VU हमने निकाला था 160.7। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 160.7 इंटू 10⁻³ माइनस टाउ सी हमने कितना निकाला है 0.769, तो इसको भी रख देंगे 0.769 इंटू ब्रैकेट में 200 इंटू 400। ठीक है, सब सॉल्व कर लेंगे तो 160.7 इंटू 10⁻³ माइनस ब्रैकेट में 0.769 इंटू 200 इंटू 400, तो ये हमें मिल जाएगा 99180। ठीक है, कितना मिल जाएगा हमको 99180 काय में आएगा ये, न्यूटन पर mm में। ठीक है, VUS हमको मिल गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, ASV निकालना है। देखिए वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए A वाला पॉइंट है क्या, वर्टिकल स्टीरअप्स। तो वर्टिकल स्टीरअप्स का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, क्या है, VUS इज इक्वल्स टू 0.87 FY ASV D अपॉन SV। तो अब ये VUS तो हमने ऊपर निकाल लिया। ठीक है, FY हमें पता है, D हमें पता है, लेकिन ASV और SV हमको नहीं पता। तो ASV क्या है, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, और SV क्या है, स्पेसिंग फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स, यानी हमको कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ASV निकालेंगे। तो ASV के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बार चूज करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 mm या 8 mm के बार्स लेंगे। तो टू लेंथ हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट टू लेंथ 8 mm 5 bars should be provided for vertical stirrups। ठीक है, तो यहाँ से हमको ASV निकाल सकते हैं हम। ASV क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से हमको ASV कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाय 4, 100.53। ठीक है, 100.53 mm स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया, ASV। अब ASV मिल गया है तो इस फॉर्मूले में हम SV निकाल सकते हैं इजीली। तो हम SV निकाल लेंगे, यानी कि स्पेसिंग निकाल लेंगे। SV इज इक्वल्स टू 0.87 FY ASV D अपॉन VUS। तो 0.87 इंटू FY यानी 415 इंटू ASV यानी 100.53 इंटू D यानी 400 डिवाइड बाय VUS यानी 99180। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू 100.53 इंटू 400 डिवाइड बाय 99180। तो हमें स्पेसिंग कितनी मिल गई, 146.38 mm। तो हम इसको राउंड फिगर में लिखेंगे 140 mm। ठीक है, स्पेसिंग कभी भी हम कम लेते हैं।
और स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया दिया है वो दिया है आपको पेज नंबर 47 पे। क्लॉज दिया है 26.1.5, ठीक है, 0.5.1.5। तो इस क्लॉज के अकॉर्डिंग स्पेसिंग होनी चाहिए जो आपने कैलकुलेट की है वो, दूसरी 0.75 डी और तीसरी 300 mm, ठीक है। और इस क्लॉज के अकॉर्डिंग किसी भी केस में जो स्पेसिंग है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी स्पेसिंग 300 mm से ज़्यादा आती है तो आप क्या करोगे, उसको 300 mm ही लोगे। तो अभी तो अपनी कितनी आई है 140 mm, 0.75 डी से भी हम चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। तो 0.75 इंटू 400 कितनी आ जाएगी, 300 ही आ रही है इससे भी। और कैलकुलेट हमने कितनी की है 140 mm, तो हम मिनिमम लेनी है हमको, तो हम कौन सी लेंगे 140 mm वाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे लास्ट में, हैंस प्रोवाइड टू 8 mm 5 bars at 140 mm center to center for vertical stirrups। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने क्या किया क्वेश्चन में, क्या क्या किया, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख लिया, उसके बाद लोड कैलकुलेशंस किए, उसके बाद हमने मोमेंट कैलकुलेशन और शियर फोर्स कैलकुलेशन किया, फिर लिमिटिंग मोमेंट निकाला और मोमेंट और लिमिटिंग मोमेंट को हमने कंपेयर किया कि कौन सा बड़ा है। तो हमें पता चला कि MU ज़्यादा बड़ा है MU लिमिटिंग से, इसका मतलब डबली रेनफोर्स सेक्शन हुआ। फिर डबली रेनफोर्स सेक्शन मिला तो मतलब हमने ये समझा कि हमें स्टील कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में दोनों में प्रोवाइड करना है। तो टेंशन जोन में तो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, तो अब हमको कंप्रेशन जोन में निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने डिज़ाइन फॉर शेयर करा, तो पेज नंबर 72 और 73 के फॉर्मूलेज यूज़ करके हमने शेयर के लिए डिज़ाइन किया और फिर लास्ट में ये हमने स्पेसिंग निकाल ली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम अब टी बीम स्टार्ट करेंगे। डबली रेनफोर्स बीम का ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।